डेसिमल स्केल, सेंटिसिमल एंड मिलीसिमल, 50 मिलीसिमल। ठीक हो गया। सेंटिसिमल स्केल जो है डॉक्टर हनीमन उन्होंने बनाया उसको। उसके बाद जो ये स्केल है डेसिमल जो स्केल है वो हेरिंग ने उसको ऐड किया होम्योपैथी में। और उसके बाद जो 50 मिलीसिमल स्केल है वो जो है वो डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने अपनी लास्ट जो एडिशन है उसमें उसका जिक्र किया और आखिरी उम्र में। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि वो इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ। जिस तरह फार्मा की जो कंपनीज है होम्योपैथी की वो मेडिसिन बना के देती हैं, लेकिन जो 50 मिलीसिमल स्केल है उस पर काम इसलिए नहीं हुआ कि जो 6th एडिशन है वो सारे आप बेहतर जानते हैं कि वो हनीमन की वफात के बाद पब्लिश हुआ। तो उन्होंने उसका जिक्र उसकी प्रीफेस में नहीं है, फुटनोट में। तो उन्होंने ये समझा कि ये जो है जो ऑर्गेनन का एडिशन है ये हो सकता है किसी ने अपनी तरफ से डाल दिया हो, तो उन्होंने फिर इस पे वो तवज्जो दी ही नहीं। तो ये स्केल उस वक्त है जब डॉक्टर हनीमन जो है पेरिस शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने वहां पे काम किया था। हो गया, ओके। अब हम सब जानते हैं कि जब जो डेसिमल स्केल है उसमें दवा की जो मिकदार है वो 1 और 9 की, यानी 1 ऐसे दवा को 9 ऐसे व्हीकल होता है। और जो सेंटिसिमल स्केल है उसमें 1 ऐसा दवा होती है और 99 ऐसे व्हीकल होता है। और जो 50 मिलीसिमल स्केल है इसके नाम से जाहिर है कि इसमें 1 ऐसा दवा होती है और 49,000 ऐसे जो है वो व्हीकल होता है। अब कुछ लोग हमारे दोस्त ये समझते हैं कि ये जो एलएम स्केल जो मेडिसिन है ये सीएम से भी कोई हाइपरटेंसी का नाम है। ऐसा नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जो एलएम स्केल है ये मेडिसिन जो है वो सीएम सीरियल की चूंकि नहीं है, इसीलिए इसका एलएम और जो 1M जो हम मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग से स्केल है। दूसरी बात ये, अब ये देखते हैं जैसे हमारी फार्मेसी में पड़ी होती है बेलाडोना या कोई भी मेडिसिन XYZ, तो उनके साथ कुछ लिखा नहीं होता। जैसे 30 है, 200 है, 1M, CM, तो ये जब भी किसी भी दवा के साथ कुछ लिखा नहीं जाएगा, इससे इसका ये मतलब है कि ये सेंटिमल स्केल पे बनी हुई है। और जब भी कोई दवा डेसिमल स्केल पे बनी होगी तो उसके नाम के साथ X लिखा जाएगा या D लिखा जाएगा, D या X। फ्रांस वाले D लिखते हैं, जर्मनी वाले X लिखते हैं, समटाइम दोनों उसको लिखते हैं। तो ये बात यहां तक हम क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। अच्छा, हु क्रिएटेड द एलएम स्केल? डेफिनेटली सैमुअल हनीमन ने इसको क्रिएट किया और ये 1837 और 1843 में पेरिस में जब थे तो उन्होंने इस पर रिसर्च की और इसको इंट्रोड्यूस किया होम्योपैथी में। अच्छा, वो जैसे मैंने आपसे बात की कि इसको निग्लेक्ट क्यों किया गया। अब निग्लेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि वो जो ऑर्गेनिन है वो डॉक्टर हनीमन की डेथ के बाद जब उसकी पब्लिश हुई तो फिर जाहिर है बहुत से लोगों के जहन में ये बात आ गई कि जी हो सकता है कि कुछ लोगों ने उसमें खुद ही कोई एडिशन कर दिया हो, तो बस ये एक जैसे वो शक से नहीं हो जाता। जब उसमें ये पैदा हुआ तो फिर निग्लेक्ट होते होते वो रह ही गई। अब ये बात विलियम बोरक ने 1922 में जो 6th एडिशन है ना ऑर्गेनिन का उसको पब्लिश किया। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम इसको जो फर्स्ट मतलब है कि जो पोटेंसी है एलएम की वो उसको किस तरह बनाए। अच्छा, एक और भी सवाल यहां पे आ सकता है कि जो एलएम पोटेंसी है वो स्टार्ट कहां से होती है और खत्म कहां पे होती है, बनता नहीं बनता। तो ये शॉर्ट इसलिए हो रहे हैं कि ताकि हमारे जो पूरी जो बात है ना वो आप तक पहुंच जाए। जब बात पहुंच जाएगी ना फिर आप माशाल्लाह खुद इस पर इतना काम करेंगे कि आगे उसको काम करने की जरूरत ही नहीं। LM1 से लेके LM30 तक हनीमन ने इनको बनाया है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं LM1 से LM30 तक। और ये पाबंदी नहीं है, आप LM31 बना लें, आप LM32 बना लें, आप LM33 बना लें, आपका जो दिल करे आप बना लें, कोई मसला नहीं है। अब जो फर्स्ट LM है वो कैसे बने। अब एक यहां पे जो नुकता है वो ये है कि तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन की जो मदर है वो 3C है। तमाम होम्योपैथिक पोटेंसीज की जो मदर है वो 3C है और 3C वो पोटेंसी है जिससे आप ये बाकी जितने स्केल की भी मेडिसिन है वो बना सकते हैं। सवाल 3C क्यों? 3C इसलिए कि देखिए दुनिया में दो तरह के कंपाउंड्स हैं, या तो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। जो ऑर्गेनिक है उनकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें होता है कार्बन C, और जो इनऑर्गेनिक है उनमें कार्बन नहीं होता। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, यहां पे कार्बन नहीं है।
तो जो इनऑर्गेनिक है वो वाटर सॉल्युबल है, और जो इनऑर्गेनिक है, और जो ऑर्गेनिक है वो है अल्कोहल सॉल्युबल है, डाइल्यूशन में होते हैं। अब या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ट्रिचुरेट करते हैं। आप ट्रिचुरेशन के बाद भी, जैसे कार्बोवेज है, कार्बोवेजिटेबल्स है, अब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं, वो अल्कोहल में भी सॉल्युबल नहीं। और मेटर हमारी गोल्ड से जो मेडिसिन बनती है, अब गोल्ड जो है ना पानी में डिसॉल्व होता है और ना ही अल्कोहल में, तो उसको आप ट्रिचुरेट करेंगे 3C तक, और 3C के बाद आप उसको 4C 5C या जो भी स्केल आप बनाना चाहें आप उसको उस तक बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जहन में क्या बात आती है कि 3C जो स्केल है वो जो जितने भी मेडिसिन हैं वो यहाँ तक तो इसी स्केल पे आएंगी। उसके बाद आप चाहें तो 50 मिलीसीमल स्केल बना लें, और आप अगर चाहें तो आप इसको जहां तक आप लेके जाना चाहें लेके जाएंगे। अब हनीमन ने कहा कि जी मिनिमम द डोज ग्रेटर द पावर, कि जितनी डोज कम होगी उतनी ताकत ज्यादा होगी। अब यहाँ पे जब हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम होम्योपैथी को एलोपैथी समझ लेते हैं कि जी ये जो मेडिसिन है ना ये हाइपोटेंसी है। अब जब हम मरीज के सामने बोलते हैं ना हाइपोटेंसी, उसको वैसे ही कभी शुरू हो जाती है कि पता नहीं ये कितने ग्राम की डोज दे रहा है। अब जबरदस्त, अब देखें होम्योपैथी में जितनी दवा कम उतनी पावर ज्यादा, क्योंकि डायनामाइजेशन है। जी सर। अब एलोपैथी में जितनी क्वांटिटेटिव मिकदार उतनी मेडिसिन ज्यादा। और अक्सर पेशेंट कहते हैं जी मैं तो 250 मिलीग्राम से ज्यादा दवाई खाते नहीं हूं, डॉक्टर तो 1 ग्राम लिखते हैं। जी सर। अब एलोपैथिक जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि चूंकि वो दवा जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे काम कर रही होती है, एंजाइम मतलब एंजाइम पे काम करेगी या किसी बैक्टीरिया के खिलाफ या वायरस के खिलाफ काम कर रही है। अब उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए, वो आप नैनो ग्राम में दें, आप माइक्रोग्राम में दें, आप 1 ग्राम में दें, आप मिलीग्राम में दें, आप देंगे दवा की मिकदार क्वांटिटेटिव। फिर इसका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हर्बल के साथ। हर्बल और एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है दवाइयां देने में एक दूसरे की बहन भाई है। माशा, तोला, रति, ग्राम, ऐसे ही माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, क्वांटिटेटिव। अब जो क्वांटिटेटिव मेडिसिन है उनका एक तरीका है बॉडी में जाने का। आप उनको देंगे, मतलब है कि ओरली आप पेशेंट को दे सकते हैं, आप इंजेक्टेबल के तौर पे दे सकते हैं, आप सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, जेल के नीचे दे सकते हैं, आप उनको स्पोजिटिव की शक्ल में दे सकते हैं, आप सुखा सकते हैं, इनहेलर दे सकते हैं। पेशेंट की बॉडी में गई, ब्लड में एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद वो सीधी लिवर में। अब जब लिवर में जाएगी वहां पर होगी प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब ये है कि लिवर के अंदर ऐसी प्रोटीन होती है जो उस दवाई को पकड़ के रखती है, और जो पेशेंट को जरूरत पड़ती है वो आस्ते आस्ते प्रोटीन छोड़ती रहती है। और आप देखिए, आपने देखा होगा कि जी फलां जो दवाई है ना वो 9 घंटे के बाद दोबारा देनी पड़ती है। फलां मेडिसिन जो है ना आप दिन में 3 बार देते हैं, फलां जो मेडिसिन है आपने 24 घंटों में 1 बार देनी है। तो ये होता है ड्यू टू प्रोटीन बाइंडिंग, यानी हमारे लिवर के अंदर मेडिसिन जाके स्टे करती है और लिवर जितनी देर में उसको छोड़ता है, ये उसकी हाफ लाइफ है। यानी उसकी दवा की एक हाफ लाइफ होती है और एक पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं कि दवा की हमारे ब्लड के अंदर मैक्सिमम जो लेवल है अचीव जब करती है, और उसके बाद जो है वो अपना काम करती है, चाहे उसने बैक्टीरिया को मारना है, चाहे वायरस के खिलाफ किसी के खिलाफ जब काम करना है। और उसके बाद जो तीसरा काम है वो एक्सक्रीशन है। दवा एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद वो हमारी बॉडी में उसने अपना काम किया और उसके बाद सिक्रेट आउट हो। अब जो जितनी भी मेडिसिन होगी क्वांटिटेटिव मिकदार, जब वो सिक्रेट आउट होगी तो वो किडनी के थ्रू होगी या गट के थ्रू होगी, यानी बड़ी आंत के थ्रू होगी या किडनी। जब सिक्रेट आउट होगी किडनी के थ्रू तो वो क्या करेगी, किडनी को डैमेज करेगी। कोई भी दवा, इवन विटामिन। और चाहे आप अजवाइन खाते हैं, चाहे आप हल्दी, कुछ भी ऐसी चीज जो क्वांटिटेटिव है। इवन फूड का तो अपना एक रोल है, लेकिन ज़ाहिर फूड भी मेडिसिन है। ज़ाहिर हमें हील करते हो, हमारी बॉडी की बहुत सारी जरूरियात जो है वो पूरी करता है। अच्छा, जब वो गट के थ्रू निकलेगी तो बड़ी आंत को डैमेज करेगी, कोलोन को, और जब वो किडनी के थ्रू निकलेगी तो किडनी को डैमेज करेगी। अब यहां पे जो प्लस पॉइंट है होम्योपैथी का, होम्योपैथिक मेडिसिन क्वांटिटेटिव नहीं है
और मुझे बहुत आनंद महसूस होता है एज होम्योपैथ कि डॉक्टर हनीमन के बहुत एहसानात हैं। अगर वो सिर्फ डायनामाइजेशन ही दे के जाते ना तो उनके सामने मैं ऐसे करता हूं, क्योंकि उन्होंने वो कंसेप्ट दिया मेडिसिन का कि आप पेशेंट को दवाई देते हैं, एब्जॉर्प्शन की जरूरत ही नहीं है, प्रोटीन बांटने की जरूरत ही नहीं है, बॉडी से निकलने की जरूरत ही नहीं है। ये वो पॉइंट है, आप किसी भी एलोपैथिक दोस्त से बात करें वो हैंड्स अप है। और ये फार्माकोलॉजी में होम्योपैथी में कमाल है। इसीलिए होम्योपैथी में दवा की मिकदार का कंसेप्ट नहीं है। जिसे हम बार बार कहते हैं ना जी सुबह दोपहर शाम दे दें और ये कर दें वो कर दें, नेवर। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मैंने इंटरव्यू किया था डॉक्टर सानी को उधर मॉस्को में। मैंने चंद बड़े सुलगते हुए सवाल पूछे थे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने रिकॉर्डिंग की उनकी। तो उन्होंने भी एक खास बात की है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है ना उसका जो काम है वो ये है कि आपने पेशेंट की वाइटल फोर्स को जगा दिया, उसकी वाइटल फोर्स कम है और उसने आपने जाके ना ऐसी बाहर से एक मतलब गैरवादी आपने उसको ऐसा एक क्या कहते हैं ट्रिगर किया या ऐसी कोई चीज स्टिमुलेंट के तौर पे इग्निशन होगी, तो जब जो ही वाइटल फोर्स को ताकत मिली, अब आपने दवा देनी नहीं है। यहां पे रेपिटेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं या हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा ये मिस जो कंसेप्ट है ना, ये हम सारी जिंदगी जो है वो भटकते रहते हैं, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है वो हम डिस्टर्ब होते हैं, हमें समझ नहीं आती करेंगे। और हर केस में हमें परेशानी होती है, यार ये इसकी डोज क्या एडजस्ट करें, यार क्या करें। पहली बात तो ये है कि होम्योपैथी एलोपैथी नहीं है। इसको एलोपैथिक की जो स्टाइल है, ये जो तरीके मुरवजा हैं, उनकी सिस्टम से न देखा जाए, उससे कंपेयर ना किया जाए, उसका कंपेरेटिव स्टडी बनती नहीं है। और देखिए फार्माकोलॉजी में आके ये बात क्लियर होगी। और एक और वो बेनिफिट जो होम्योपैथी को एलोपैथी पे असर है वो कमाल का है। और यहां पे तो आगे बड़ा बड़ा हमने चुप करा दिया। जितनी भी क्वांटिटेटिव मिकदारें हैं, जैसे अमेरिका के इदारे ना एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आप कोई भी दवाई जो लॉन्च करने जाते हैं ना 10 साल लगते हैं आपको। आपने एक दवाई बनाई, उसके इतने ट्रायल होते हैं कि 10 सालों बाद वो मार्केट में आती है और उसके बाद आप उसको मार्केट कर सकते हैं। जितनी भी मेडिसिन है, गिनी पिग्स पे, रैट्स चूहों पे, खरगोश, इनमें जरूर होते हैं। मुझे कोई दोस्त बता सकते कि कोई चूहा ये कह सके कि यार मेरा दिल करता है तो खुदकुशी करूं? क्या चूहा बता सकता है? नहीं। कोई रैबिट बता सकता है? कोई गिनी पिग्स बता सकता है? ये कमाल सिर्फ होम्योपैथी में है कि जब आप उसको प्रूवन करते हैं और आपका पेशेंट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बादलों में गिरा हुआ हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शाम 4 बजे मेरा दिल डूब रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे जिस्म पे चींटियां चल रही हैं, ये वो कमाल है। और माइंड पे होम्योपैथी आपको इतना बड़ा और इतना पावरफुल जो है ना वो रिस्पॉन्स देती है और आपकी फिलॉसफी देती है आपको, और आपको साइंस देती है कि जो बाकी किसी साइंस में भी पॉसिबल नहीं है। और ये हमारा इतना बड़ा प्लस पॉइंट है और हम इसको न तो पेश कर सकते हैं, नहीं हम एलोपैथिक डॉक्टर से या बाकी वो भी हमारे भाई मसला नहीं, बल्कि बड़े भाई हैं, उन्हीं की वजह से तो होम्योपैथी आई है, डॉक्टर हनीमन। दैट्स व्हाई, चूंकि बात इख्तलाफ की नहीं है, बात सिर्फ समझने की है कि यार वो कौन सी चीजें हैं जो हमें मुमताज करती हैं बाकी तरीका है इलाज से, जिसके जरिए हम बनी नौ इंसान की जो है वो खिदमत कर सकते हैं। और बात हो रही है स्केल की, तो ज़ाहिर है हम जब डायनामाइजेशन की बात करते हैं, वाइटल फोर्स की बात करते हैं, तो फिर जब वाइटल फोर्स आ गई, चूंकि वाइटल फोर्स क्वांटिटेटिव नहीं है, आप मेजर नहीं कर सकते, तो फिर आप अपनी मेडिसिन भी ऐसी नहीं दे सकते जो आपके जो पेशेंट है उसके अंदर कोई मतलब क्वांटिटेटिव मिकदार नहीं दे सकते, क्योंकि क्वांटिटेटिव मिकदार ने वाइटल फोर्स पे काम ही नहीं करना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करती। अब देखिए सॉकेट इधर है, प्लग इधर, ऐसे लगेगा कभी? ऐसे लगेगा, और इधर आएगा तो लगेगा गैर मादी, मादी मादी। तो ये एलोपैथी में और हर्बल में तो पॉसिबल है, लेकिन होम्योपैथी में पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप अगर होम्योपैथी की कोई क्वांटिटेटिव मिकदार देते हैं, जैसे हम मदर टिंचर की बात करते हैं, तो मदर टिंचर्स आर टॉनिक्स, इसमें पूरी बात है, वो मना नहीं है, ये टॉनिक्स हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं ऑर्गन्स को, आप जरूर दें। लेकिन वो दोस्त जो मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं, कभी 5-10 कदरों से फायदा हुआ मरीज को। आप जब भी मदर टिंचर की ज्यादा मिकदार देंगे, मरीज आपका ठीक होगा, और आप जब भी लो डोज देंगे, उसकी कतरे कम देंगे, आपका मरीज कभी नहीं ठीक होगा। यह रिसर्च है। उसकी बेसिक रीजन ये है कि उसमें दवा की क्वांटिटेटिव मिकदार होती है, वो पैथोलॉजी पे काम करता है। तो दैट्स व्हाई
ये जो कंसेप्ट है ना, अगर ये आज अगर हमारे 2-3 कंसेप्ट भी क्लियर हो गए तो मेरे ख्याल में हम पूरी जो जिंदगी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये हमारा चोरी दामन का साथ है। फार्मेसी और हमारी डॉक्टरी के नहीं, हम जो भी करते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन है। हर डॉक्टर हर वक्त ये कर रहा होता है, और जब तक उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो डिस्टर्ब होता रहता है, और सारी जिंदगी जो है वो दर की ठोकरें और परेशानी है। असल इल्म जो है वो ये है कि आपको समझ आ जाए और आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। आपकी ज़हन में एक सवाल पैदा हो, उसका जवाब मिले आपको और वो खत्म हो जाए। अब हनीमन ने भी ये किया, और जब हम इल्म की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हम आज महसूस करते हैं वो हनीमन ने आज से 200 कुछ साल पहले महसूस करके हमारे लिए एक एलिमेंटेंसी की शक्ल में एक तरीका छोड़ा कि जो मेरे फॉलोवर हैं वो जब ये प्रॉब्लम महसूस करें तो वो इसकी तरफ आए और इससे फायदा उठाएं। देखिए इससे जब हमने टाइटल दिया था तो ये द हिडन ट्रेजर, यानी एलिमेंटेंसीज वो खजाना है जो छुपा हुआ और हमें पता ही नहीं है। और गैलन के अंदर लिखा हुआ है, और फॉर्चून 270 पढ़े आप उसका तो आप हैरान हो जाएंगे, यार डॉक्टर हनीमन ने क्या जबरदस्त बात की। और इसको बनाना इतना आसान है जितना आप समझेंगे किचन में आप खाना बना रहे हैं, और तरीकाकार इतना सहल है कि आप अपने पेशेंट को दें। और फिर दूसरी बात ये, इसको रिपीट करना आप जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते हैं, 100 बार रिपीट करें जितनी बार आप चाहें। देखिए जो बाकी स्केल है ना उनका एक प्रॉब्लम है, आपके पास अवेलेबल मेडिसिन कौन सी है 30 में, उसके बाद अच्छा ये 31 से लेके सुनाने का काम नहीं, 200 के बाद आपके पास बने में ये दरम्यान वाली कहानी, फानम से सीएम तक दरम्यान वाली की तरफ है, ये गलत हो रहा है। मैं नहीं कहता गलत हो रहा है, लेकिन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसकी बेसिक रीजन कि हनीमन ने कहा कि जब आप एक पेशेंट को जब डोज देते हैं तो जो दूसरी डोज है वो पहले से बढ़ गए हो, ऐसे ही 30 के बाद 31 होनी चाहिए ना, फिर 32, फिर 33, 200 के बाद माने क्यों। तो एलिमेंटेंसी वो वायद है कि आप पेशेंट को देते हैं, वो खुद उसमें उतना ही डिस्टिल वाटर पानी जो भी डाल के सर्कुलेशन से नेक्स्ट डोज से बड़ी होती है। और आपका पेशेंट जो सालों में ठीक होना है वो दिनों में ठीक होता है। डॉक्टर हनीमन के केसेस है मेरे पास, मैंने अपने केसेस है जो ठीक हुए, आप करके देखें। देखिए आप तमाम दोस्त जो मेरे सामने बैठे हुए हैं रिस्पेक्टेबल, अगर इनकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए, मुझे क्या है ना, हमें खतरा क्या होता है यार सुल्तान साहब की मरीज ज्यादा हो गए, सकते मेरे काम हो जाए, वो कोई काम नहीं होते। मसला यह है कि एक बंदे की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं होती। कामयाबी तब होगी जब हम सारे कामयाब होंगे, और जब ये सिस्टम कामयाब होगा, और सिस्टम उसको कामयाब होगा जब होम्योपैथ कामयाब होगा, और होम्योपैथ उसको कामयाब होगा जब होम्योपैथिक डॉक्टर की प्रैक्टिस सही होगी। प्रैक्टिस किस वक्त सही होगी? जब हम हनीमन के असूलों के मुताबिक काम करेंगे। और अगर हम डॉक्टर हनीमन के असूलों को छोड़ देते हैं फिर हम होम्योपैथ नहीं है, हम पंसारी हैं।